Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the disease hypertension. इस डिजीज के लिए हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इट्स टाइप्स, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी. सो पहले देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है. हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज हो जाना, टेंशन मीन्स होता है बीपी. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बीपी जो है आपका, जो कि आजकल के ज़माने में या आजकल के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे. बट इसको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा बीपी क्यों बढ़ रहा है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो चलिए आइए जान लेते हैं कि ये बीपी बढ़ने के कारण क्या है. तो सबसे पहले हाइपरटेंशन के बारे में अगर देखा जाए तो हाई बीपी आप इसे बोल सकते हो, सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं. साइलेंट किलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी कदार ऐसा होता है कि हाई बीपी की वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि अंदर और कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आ रही हैं. इसको बहुत नॉर्मल हम लोग लेके चलते हैं कि चलो बीपी हाई है तो कुछ मतलब होम रेमेडी से ठीक कर लेंगे या हम मेडिसिन से ठीक कर लेंगे. बट कभी कदार ऐसा होता है कि विदाउट सीवियर सिम्टम, बिना सीवियर सिम्टम दिखाए ये आपको सेकेंडरी प्रॉब्लम कर देता है. फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है और बाकी ऑर्गन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो इस वजह से इसे साइलेंट किलर कहते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, कब इस बीपी बढ़ने की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ गई, कब आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ गई और ये आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा. तो इससे बचने के लिए हमें आगे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा. उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये बीपी है क्या. सो ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. बीपी तो बहुत बार आप लोगों ने मेज़र करवाया ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बीपी मेज़र नहीं करवाया होगा. तो बीपी दो रीडिंग में आता है. ऊपर वाली रीडिंग जो 120 के आसपास आती है, नीचे वाली रीडिंग जो 80 के आसपास आती है. तो अब ये ऊपर वाली रीडिंग को हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं और जो नीचे रीडिंग दिखाता है, जो नीचे नंबर्स आते हैं, उसको हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं. सिस्टोलिक बीपी क्या है? सिंपली अगर देखा जाए तो ब्लड का जो प्रेशर आर्टरीज में जा रहा है आफ्टर द पंपिंग ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो हार्ट जब इस तरह से पंप करके ब्लड को बाहर निकाल रहा है, खुद से बाहर निकाल रहा है, और वो जिस प्रेशर से आपकी पूरी आर्टरीज के अंदर जा रहा है, उस प्रेशर को हम 120 mm ऑफ Hg में काउंट करते हैं. लेस देन 120 mm ऑफ Hg आपका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर माना जाता है. आई थिंक आपको सिस्टोलिक क्लियर हुआ होगा. द प्रेशर गोज इनटू द आर्टरीज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरह से ब्लड ऐसे तेजी से बाहर निकल रहा है, तो ये जो प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा है ना हार्ट से, यही आपका सिस्टोलिक बीपी है. डायस्टोलिक बीपी क्या है? जब हार्ट के अंदर ब्लड भरता है, ठीक है, तो प्रेशर इन द हार्ट आफ्टर इट्स रिलैक्सेशन. जब हार्ट अपने आप को सिकोड़ेगा और जिस प्रेशर से ब्लड बाहर जाएगा आर्टरीज के अंदर, वो सिस्टोलिक होगा. फिर अपने आप को हार्ट रिलैक्स कर देता है और ब्लड के भरने का वेट करता है. जिस प्रेशर से हार्ट के अंदर ब्लड भर रहा है, फिल हो रहा है, दैट इज योर डायस्टोलिक प्रेशर. तो आई थिंक अभी आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सिस्टोलिक ज़्यादा क्यों होता है और डायस्टोलिक कम क्यों होता है. सिंपली जब किसी चीज़ को आप सिकोड़ोगे तो उसमें की अंदर की चीज़ तेज़ी से बाहर निकलेगी. ठीक है, तो तेजी से बाहर निकलेगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, डेट इज सिस्टोलिक. और जब उस चीज़ को आप फिर से रिलैक्स मोड में ले आओगे और कोई चीज़ अंदर आ रही है तो स्लोली अंदर आएगी, डेट इज डायस्टोलिक. इसलिए इसका प्रेशर कम होता है. नॉर्मल प्रेशर देख लेते हैं, लेस देन 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक है, दैट विल बी नॉर्मल. ठीक है, और अगर डायस्टोलिक 80 से कम है, हम उसे नॉर्मल मानते हैं. चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं. आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि बीपी क्या है और इसमें जो दो रीडिंग आती हैं उन दो रीडिंग का मतलब क्या है. अब देख लेते हैं डेफिनेशन. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाई ब्लड प्रेशर. बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है, हाइपर मीन्स हाई
टेंशन मीन्स बीपी, ठीक है, तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज persistently elevated, ठीक है, कंटिन्यूअस जब हार्ट के प्रेशर का एलिवेशन होता है या हार्ट का प्रेशर कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पंपिंग तेजी से हो रही है, और जब पंपिंग तेजी से होगी तो किसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा? आर्टरीज के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। आर्टरीज के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी जो ब्रैकियल आर्टरी है जिससे आप बीपी लेते हो, जो ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, यहाँ पे जो आपकी ब्रैकियल आर्टरी होती है, ठीक है, और यहीं पे हम बीपी का कफ बांधते हैं और बीपी चेक करते हैं। तो जो हार्ट से आर्टरी आपके हाथ में जा रही है उसके अंदर का जो प्रेशर है उसके बारे में बात चल रही है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ए हाई ब्लड प्रेशर। लॉन्ग टर्म कंडीशन की वजह से हो सकता है आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो गई हो, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, कि ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ने लगा है, या तो आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से बीपी आपका कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली मतलब डे बाय डे बढ़ने लगा है। दैट इज नोन एज हाई बीपी। ओके, सो द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर SBP मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन और इक्वल टू 140 mm of Hg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? मोर देन और इक्वल टू 90 mm of Hg इज नोन एज हाई बीपी, ठीक है। तो एक रीडिंग है और उस रीडिंग के बेसिस पे आप कह सकते हो कि बीपी हाई है। कौन सी रीडिंग? या तो आपका ब्लड प्रेशर 120/90 मिलेगा mm of Hg, तब आप उसको कहोगे हाई है, या तो इससे अधिक मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा, इससे अबव मिलेगा, मोर देन 140/90 मिलेगा, देन आप उसको बोलोगे कि हाई बीपी है। दोनों ही कंडीशन में आप कह सकते हो कि बीपी हाई हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू दी 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है? जो कि नॉर्मल लाइफ में आपका बीपी बढ़ जाता है बिना किसी डिजीज कंडीशन के। अगर मेरा बीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है या कोई ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है कि मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेती हूँ इसलिए बीपी बढ़ रहा है, लेकिन इसका अभी कॉज जो है वो अननोन है, अभी तक इसका मेन कॉज नहीं पता है। नॉर्मल लाइफ में जो आपका बीपी बढ़ जाता है बिना किसी डिजीज कंडीशन के, दैट इज नोन एज प्राइमरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? जस्ट अपोजिट होता है प्राइमरी के। सेकेंडरी में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डिजीज कंडीशन की वजह से आपका बीपी जब बढ़ रहा है, चाहे वो किडनी डिजीज हो, चाहे वो लीवर डिजीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो किसी मेडिसिन की वजह से बढ़ रहा हो, दैट इज नोन एज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। आप ये भी कह सकते हो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज हमें पता नहीं है, बट सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज हमें बेहतर पता है। तो ये थे हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। चलो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें बच के रहना है, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं बीपी बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का तो कोई कॉज नहीं है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है विदाउट एनी आइडेंटिफाइंग कॉज, छोड़ दो उसे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉज देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि नैरोइंग ऑफ द एओर्टा। एओर्टा क्या है? डायरेक्ट हार्ट से अटैच ये जो मोटा वाला पाइप है, दिस इज नोन एज एओर्टा। अब जब ब्लड जो है वो पंप होता है तो इसी एओर्टा के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ हार्ट से ब्लड निकला और एओर्टा के अंदर गया, और ये एओर्टा बहुत सारे पाइप को लेकर के पहुंचाता है आपके बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इस एओर्टा से अटैच बहुत सारे पाइप्स होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पाइप्स आपके अपर एक्सट्रीमिटी में चले जाएंगे, हैंड्स में, आपके ऊपर वाली बॉडी में, आपके फेस में, आपके हेड में, आपकी चेस्ट में, और नीचे वाली जो एओर्टा के पाइप्स हैं जो इधर से निकलेंगे आगे चल के, वो आपके लोअर एक्सट्रीमिटी में चले जाएंगे, चाहे वो आपके लेग्स हों, चाहे वो आपका लोअर एब्डोमेन हो, चाहे वो आपका जेनाइटल ऑर्गन हो, ठीक है। समझ आ गया? अब अगर मैं कहूँ कि इस एओर्टा का मैं साइज कम कर दूँ, जैसा कि पानी डालते टाइम आप पानी के जो पाइप है उसके आगे अपनी फिंगर लगा देते हो तो पानी का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पानी तेजी से दूर तक बाहर निकलता है। उसी तरह से इस एओर्टा के पाइप को अगर मैं पतला कर दूं, है ना,
तो क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है ब्लड का वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। दिस इज नैरोइंग ऑफ द एओर्टा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉज, कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम एक तरह का आप कह सकते हो कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि क्या कर रहा है, ये आपके अंदर जो है हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी किडनी की ग्लैंड को डिस्टर्ब कर रहा है। किडनी की ग्लैंड को डिस्टर्ब करने की वजह से सोडियम बाहर नहीं निकल पा रहा है। कौन सी ग्लैंड, देखो ये है आपकी किडनी, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। इस एड्रिनल ग्लैंड से आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको, ये एड्रिनल ग्लैंड है, इससे आपका एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन बाहर निकलता है। और वो हार्मोन क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर के सोडियम यानी कि नमक को और आपके अंदर के वाटर को किडनी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर एल्डोस्टेरोन अपना काम ठीक से ना करे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो नमक है बॉडी का, सोडियम है, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है, बीपी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुशिंग सिंड्रोम में मेनली आपका जो सोडियम है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब रहता है, आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। और उसका रीज़न ये है कि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड का जो आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक ब्रेन ट्यूमर एंड हेड इंजरी। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर और हेड इंजरी की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब भाई किसी को पता चल जाएगा कि उसको ब्रेन ट्यूमर है तो वो स्ट्रेस लेगा ना, वो टेंशन लेगा, और टेंशन लेने की वजह से क्या होगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगेगा। जब हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो वो तेज़ी से ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, और ब्लड का प्रेशर जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हेड इंजरी की बात करो तो हेड इंजरी की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन का फंक्शन डिले हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ब्रेन का फंक्शन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो आपका किडनी में जो हार्मोन था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, वो ब्रेन उसको ठीक से रिलीज नहीं करा पाएगा। और ब्रेन उसको जब ठीक से रिलीज नहीं कर पाएगा तो आपका सोडियम बाहर नहीं निकलेगा और क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, स्लीप एपनिया। एपनिया मीन्स होता है एब्सेंट। ठीक है, तो जो लोग सोते नहीं हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, स्लीप एपनिया क्या है कि सोते टाइम जब आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, अब चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, उसका रीज़न हो सकता है कि ये हो कि आपकी नाक बंद रहती है, आपको साइनस में प्रॉब्लम है, या आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, सोते टाइम जब इंसान ब्रीद नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा ठीक से, तो स्ट्रेस हार्मोन अपने आप ही बढ़ जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन अपने आप ही बढ़ जाएगा तो सेम प्रॉब्लम आएगी कि आपकी हार्ट बीट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो आपका बीपी अपने आप ही बढ़ जाएगा। दिस इज स्लीप एपनिया। इसके अलावा मेडिकेशन जैसे कि NSAID दैट इज नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या कोकीन, इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीपी को हाई करने का काम कर रही हैं। कैसे, इनका काम क्या है कि ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कोई भी लेता है तो वो रीनल को के फंक्शन को डिले करने का काम करती है। ठीक है, तो आपका जो किडनी का फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। किडनी क्या करती है, सीधे सीधे यूरिन बनाने का काम करती है। यूरिन में क्या होता है, ऐसी बेकार की चीज़ें होती हैं, अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कि आपके बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, जिसमें आपका सोडियम भी आता है। अब फंक्शन अगर किडनी का डिले हो जाएगा तो सोडियम बाहर नहीं निकल पाएगा, सोडियम बाहर नहीं निकल पाएगा तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका कोकीन। तो कोकीन डायरेक्ट आपके ब्लड के वेसल्स को क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है, पतला करती है। ठीक है, तो जितने भी लोग कोकीन लेते हैं उनका बीपी अपने आप ही बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेनली यहाँ पे देख लो, नॉर्मल आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं, जो ब्लड के पाइप्स हैं जिससे ब्लड बाहर निकलता है, घूमता है इधर उधर, ठीक, वो चौड़े होते हैं। लेकिन कोकीन लेने की वजह से उनका साइज कम हो जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। अब जब साइज कम होगा तो वही बात आ गई ना कि अंदर का ब्लड जो है तेजी से बाहर निकलेगा और बीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है कि लीवर के सेल्स का स्कार हो जाना, खराब हो जाना।
ठीक है। तो लीवर के सेल्स का खराब हो जाना, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? इससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके लीवर के अंदर एक वेन होती है जिसको हम लोग पोर्टल वेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वेन होती है पोर्टल वेन, ठीक। तो लीवर के जब सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फिर वो पोर्टल वेन को भी अफेक्ट करेंगे। पोर्टल वेन भी आपकी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, पोर्टल वेन का साइज कम हो जाएगा और आपका बीपी जो हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, ठीक है, या पोर्टल हाइपरटेंशन। इसको आप हिपैटिक भी बोल सकते हो, हिपैटिक हाइपरटेंशन भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज देख लेते हैं, और आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉज देख लेते हैं, सॉरी रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। अब एज की बात करो तो एज मोर देन 50 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 50 साल के बाद उनका बीपी बढ़ने लगता है। सेम प्रॉब्लम देखो, एज की वजह से क्या हो रहा है, इंसान स्ट्रेस लेने लगता है, इंसान के बॉडी फंक्शन भी डिले हो जाते हैं, किडनी फंक्शन भी डिले होने लगेगा, हर चीज़ डिले होने लगेगी और स्ट्रेस हार्मोन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ेगी, रीनल अपना सोडियम बाहर नहीं निकाल पाएगा और बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अल्कोहल, स्मोकिंग और डायबिटीज मेलाइटिस की अगर बात करो तो अल्कोहल जो है आपका, वो आपके ब्लड वेसल्स को नैरो करता है। सेम चीज, ब्लड का जो वेसल्स का पाइप का जो साइज है वो कम करता है, ठीक। स्मोकिंग क्या कर रहा है, इसके अंदर निकोटीन होता है। निकोटीन का काम क्या है कि ये भी आपके ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द ब्लड वेसल्स साइज, और आपके स्ट्रेस हार्मोन को भी इंक्रीज करता है। साथ ही साथ डायबिटीज मेलाइटिस की अगर आप बात करो तो ये क्या कर रहा है, ये आर्टरीज को हार्ड कर रहा है। देखा जाए तो आपका जब ब्लड घूमता है, बहता है, तो आपकी आर्टरीज अपना साइज बढ़ा देती हैं, ठीक है। वैसोडाइलेशन और कंस्ट्रिक्शन होता रहता है। ब्लड को थोड़ा सा तेज बहाना है तो वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स अपने आप को छोटा कर लेती हैं थोड़ा सा, और ब्लड को अगर स्लो बहाना है तो अपने नॉर्मल साइज में आ जाती हैं। इस तरह से आर्टरीज फंक्शन करके आपके ब्लड के प्रेशर को मैनेज करके चलती हैं। डायबिटीज मेलाइटिस में चांसेस होते हैं कि आपका जो ब्लड का वेसल्स हैं उनका जो साइज है वो सेम रह जाता है, वो अपना साइज छोटा बड़ा नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ द सोडियम। जाहिर सी बात है, ज़्यादा नमक खाने वालों को रिस्क फैक्टर रहता है कि उनका बीपी जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए जेंडर। जेंडर की अगर बात करें तो फीमेल को हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऐसा रिसर्च के थ्रू पता चला है। इस क्यों होते हैं, क्योंकि मेल्स क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं, बाहर घूमते हैं, काम करते हैं। फीमेल्स भी काम करती हैं लेकिन वो घर में रहती हैं, ठीक। तो लॉन्ग टर्म वो लंबा लंबा चलती नहीं है, जिसकी वजह से फैट उनके यहाँ ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से किडनी के आसपास जो फैट डिपॉजिट हो जाएगा वो किडनी के फंक्शन को डिले करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने की वजह से सोडियम बाहर नहीं निकल पाएगा और बीपी बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करो तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री रही हो, आपके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को या आपके एंसेस्टर्स को हाइपरटेंशन होता हो, सेम जीन आपके अंदर भी आए हैं, ठीक है। तो जो जीन उनकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन को ना रोक पाए, सेम जीन आपके अंदर आए हैं और आपके भी जीन हाइपरटेंशन को नहीं रोक पाए और आपको चांस हो गया हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट आ जाते हैं ओबेसिटी। तो सिंपल सी चीज़ है, ओबेसिटी यानी फैट की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते। किडनी के आसपास फैट जम जाएगा तो किडनी को ठीक से पंप नहीं, वो फिल्टर नहीं कर पाएगी और क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स होता है आरामदायक जिंदगी। राजा महाराजा की तरह आप पड़े हो, खा लिया आपने, आप सो रहे हो, खाया सो गए, खाया सो गए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई वर्कलोड नहीं, तो क्या होगा, फैट इंक्रीज होगा। फैट इंक्रीज की वजह से सेम प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेस। लाइफ में किसी भी चीज़ का स्ट्रेस छोटा है, बड़ा स्ट्रेस है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो सीधे सीधे क्या करेगा, आपके हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो बीपी अपने आप ही बढ़ने लगेगा, क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी पंप करके ब्लड को आर्टरीज के अंदर जल्दी जल्दी भेजेगा, और जल्दी जल्दी भेजेगा तो जब आप बीपी मेजर करोगे तो आपको इंक्रीज मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी मैंने बहुत इजी पैथोफिजियोलॉजी आपके लिए बनाई है। देखो सारी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेस की हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। जब स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो आपका ब्रेन का सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एसएनएस क्या है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो दो हैं आपके पास, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन का है ये सब। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब इंक्रीज होता है, जब आप सो रहे होते हो, आराम कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपके बॉडी रिलैक्स मोड में रहती है, तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। लेकिन जब आपके एग्जाम्स होते हैं, जब आपको किसी से लड़ना होता है, जब डॉगी आपके पीछे पड़ जाता है और आपको भागना होता है, या आपको किसी चीज पे फोकस करना होता है, तो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा ब्लड सप्लाई देनी है ब्रेन को। अगर किसी से लड़ना है तो आपके एक्सट्रीमिटीज को, अगर डॉगी से बच के भागना है तो आपके पैरों को, अगर आपको निशाना लगाना है किसी चीज पे तो आपकी आंखों को ब्लड सप्लाई ज्यादा मिलने लगती है, जिससे कि आप फ्लाइट और फाइट में काम कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्ट्रेस बढ़ गया तो हार्ट बीट इंक्रीज होगी, है ना। तो कौन हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हो गई हार्ट बीट इंक्रीज। देन क्या हुआ, जल्दी जल्दी पंपिंग ऑफ द ब्लड हुआ, जल्दी जल्दी बीपी बढ़ गया, और इसको जब कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो गया। ये है आपकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, किडनी से रिलेटेड भी देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, एटियोलॉजी यानी कि जितने भी कॉजेज हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड हो रहा है, डिक्रीज इन किडनी फंक्शन हो रहा है। जब किडनी फंक्शन डिक्रीज होगा तो इसके अंदर का जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि आपके सोडियम को और आपके वाटर को फिल्टर करा के बाहर निकालने का काम करता है किडनी के थ्रू। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो सोडियम और वाटर आपका ठीक से बाहर नहीं निकल पाएगा, रिटेन हो जाएगा बॉडी के अंदर, यानी रह जाएगा बॉडी के अंदर, और वो क्या करेगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन ले आएगा। तो ये था आपका सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन से लेकर के आपके पैथोफिजियोलॉजी तक। मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ईजिली आपको समझा दिया है। देखो हर कोई आपको कॉजेस के पीछे का पर्पस नहीं समझाता है, ये कॉज वो कॉज, कॉजेस का मीनिंग ज़रूर समझाएगा लेकिन पर्पस नहीं समझाता है। मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, जिससे कि सबकी नॉलेज बढ़े, और इसके आगे का पार्ट ज़रूर देखना। आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट पार्ट देख करके सेटिस्फाइड हो जाते हो। प्लीज़, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ मेरे मैनेजमेंट में मैं नर्सिंग डायग्नोसिस भी इंक्लूड करूँगी, तो प्लीज़ मेरे मैनेजमेंट को भी ज़रूर फॉलो करना। टिल देन बाय बाय, टेक इन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।